ये आवाज एट 9 शुरुआत बड़ी खबरों से। दिल्ली के दंगल में कोई पहलवान नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ना तो बीजेपी और ना ही आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के लिए आगे आ रही है। अब जबकि कोई सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं है, दिल्ली में दोबारा चुनाव के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। और जब तक चुनाव नहीं होते, राष्ट्रपति दिल्ली का शासन संभाल सकते हैं। इधर 4 विधानसभा में बीजेपी को मिले जनादेश का जश्न आज बाजार ने भी जमकर मनाया। सेंसेक्स ने एक वक्त में 350 पॉइंट्स की तेजी दिखाई, तो निफ्टी 5 साल के बाद अपने नए हाई को बनाने में कामयाब रहा। और एक अच्छी खबर, शॉपिंग के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि गूगल एक बार फिर लेकर आ रहा है अपना शॉपिंग फेस्ट, और वो भी पूरे 3 दिन के लिए। 11 दिसंबर से शुरू होने वाले इस फेस्ट में 50% तक के भारी डिस्काउंट आपको मिलेंगे ऑनलाइन। तो ये है आवाज एट 9, आपके साथ मैं हूं विपिन और मेरे साथ हैं कविता। नमस्कार, आइए डालते हैं नजर कुछ और सुर्खियों पर। बीजेपी के बेहतरीन परफॉर्मेंस से जानकारों को 2014 में टिकाऊ सरकार की उम्मीद, देश की ग्रोथ से जुड़े शेयरों पर पैसा लगाने की सलाह। बाजार ही नहीं, बीजेपी की जीत से रुपया भी पहुंचा नए शिखर पर। डॉलर के मुकाबले 61.13 पर हुआ बंद। स्पेक्ट्रम घोटाले पर संयुक्त संसदीय जांच की रिपोर्ट पेश, प्रधानमंत्री को बरी किया और सीएजी के आंकड़े पर उठाए सवाल। बीजेपी, डीएमके और लेफ्ट पार्टियों की रिपोर्ट से एतराज। स्पेक्ट्रम नीलामी का रास्ता पूरी तरह से साफ, कैबिनेट ने स्पेक्ट्रम प्राइस को दी हरी झंडी। एनएसीएल विवाद में आया फिर एक नया मोड़, जिग्नेश शाह ने मुंबई पुलिस से लगाई गिरफ्तार नहीं करने की गुहार, निवेशकों को 2000 करोड़ रुपए लौटाने का वादा। और सहारा ग्रुप के सुब्रत रॉय की मुश्किलें और बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजकर पूछा स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच में दखल देने के लिए उनके खिलाफ क्यों ना हो तहकीकात। सहारा को पीछे छोड़ स्टार बना टीम इंडिया के टाइटल स्पॉन्सर, स्पॉन्सरशिप फीस में 40% की भारी गिरावट, हर मैच के लिए स्टार देगा 1,92,00,000 रुपए। और अब भारत में मिलेंगे अमेरिकी ब्रांड सनकिस्ट के सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूस। किशोर बियानी ने ब्रांड लाइसेंस करार किया, अगले 6 महीने में हर दुकान में मिलने लगेंगे प्रोडक्ट। दिल्ली में चुनाव तो हो गए, लेकिन वहां हुकूमत किसकी होगी, इस पर कंफ्यूजन काफी बढ़ गया है। दिल्ली की जनता ने किसी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया है। ऐसे में दिल्ली से एक बार फिर चुनाव की आहट सुनाई दे रही है। दिल्ली में बीजेपी को सरकार बनाने से रोकने वाली आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर कहा कि वो ना तो समर्थन देंगे और ना ही सरकार बनाने के लिए किसी का समर्थन लेंगे। पार्टी का कहना है कि जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है और वो विपक्ष में बैठने के लिए तैयार है। तो किससे सपोर्ट लें? बिकॉज दीज आर सेम सेट ऑफ पार्टीज who never were interested in passing the Lokpal bill. These are the same set of parties who are thoroughly, deeply entrenched in corruption. इनके साथ कैसे हाथ मिला सकते हैं? Yesterday we were expecting that we will form the government, but Rome was not built in a day. Whatever happened yesterday is historic. For the first time, there is a beginning of new kind of politics in this country, honest politics in this country. So yesterday a very concrete thing happened. एक पौधा खिला है, अब इसको सबको सींचना है, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे. So there will be a time when we will definitely form the government. उधर बीजेपी ने भी साफ कहा है कि वो जोड़ तोड़ की राजनीति करके दिल्ली में सरकार बनाना नहीं चाहती है। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है, ऐसे में वो सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेंगे। दिल्ली की जनता ने हमें सबसे बड़े दल के रूप में निश्चित रूप से अपना आशीर्वाद और विश्वास दिया है, लेकिन उन्होंने हमें इतना नंबर नहीं दिया कि हम मेजॉरिटी नंबर को पार कर सकें। इसलिए स्वाभाविक है कि हम सरकार बनाने की पहल नहीं कर सकते हैं और हम किसी भी प्रकार की तोड़ फोड़ की या दूसरी पार्टियों को डिस्टर्ब करने की राजनीति में कतई विश्वास नहीं करते हैं। दिल्ली का सियासी गणित गड़बड़ा गया है। बहुमत से दूर दोनों ही पार्टियों बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने किसी को समर्थन लेने और देने से इनकार कर दिया है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब चुनाव में पहले और दूसरे नंबर पर आने वाले दोनों ही दल सरकार नहीं बनाना चाहते, वो विपक्ष में बैठना चाहते हैं। ऐसे में अब अहम सवाल ये है कि आखिर दिल्ली में सरकार कैसे बनेगी। ऐसे में क्या कहता है संविधान, जानते हैं संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप से।
दायित्व उपराज्यपाल का है कि वो सबसे बड़े दल के नेता को बुलाकर सरकार बनाने के लिए कहें। अगर वो अपनी असमर्थता जाहिर करते हैं, सरकार नहीं बनाना चाहते हैं, तो फिर जो दूसरा सबसे बड़ा दल है उसके नेता को बुलाकर सरकार बनाने के लिए कहें। अगर वो भी सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं हैं, तब सवाल उठता है कि क्या विकल्प हैं। एक विकल्प ये है कि वो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कहें। मैं समझता हूँ राष्ट्रपति शासन लगाना और दोबारा चुनाव कराना ये जनता के साथ घोर अन्याय होगा। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर दुविधा है, मगर मानो बाजार को इसे लेकर कोई चिंता नहीं है। आज इसने शानदार छलांग लगाई है। बाजार आप और अरविंद केजरीवाल के उदय को भी पॉजिटिवली ले रहा है। मौजूदा राजनीति और आगे की बनते समीकरण पर विस्तार से बात करते हैं अपने संपादक संजय पोगलिया से। संजय जी, दिल्ली में जो पहले आपका ये खेल चल रहा है, क्या राजनीतिक नैतिकता में किसी बड़े बदलाव की ओर यहाँ इशारा हो रहा है? ये जो दिल्ली विधानसभा का त्रिशंकु बनने वाला हाल पैदा हुआ है, उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अब हर पार्टी इस दबाव में है, क्योंकि बीजेपी के पास यहाँ पर सरकार बनाने के लिए सिंगल लार्जेस्ट के नाते पहला मौका है कि कहीं भी जोड़ तोड़ करते हुए, खरीद फरोख्त करते हुए सत्ता की लालची पार्टी के रूप में वो नज़र ना आए। इसलिए वो कह रही है कि हमारे पास नंबर नहीं है, इसलिए हम कैसे बनाएं। उनकी स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि वो अपनी तरफ से दावा पेश करते हुए नज़र ना आए, लेकिन जब बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर उनको बुलाएं तो वो न्योता स्वीकार कर लें और एक सरकार बना लें। लेकिन दूसरी नौबत भी आ सकती है और वो ये है कि विधानसभा सस्पेंडेड एनिमेशन में चली जाए। वैसी स्थिति में दिल्ली में दोबारा चुनाव होंगे। दिल्ली में दोबारा चुनाव होंगे ये करीब करीब तय दिखता है। सीधे अभी ही इस चुनाव को बुला लिया जाएगा या एक लंबे सस्पेंडेड एनिमेशन के बाद होगा, ये एक अटकल का विषय है। लेकिन सबको अंदाज ये लगाना है कि क्या ये चुनाव लोकसभा के साथ होंगे, और अगर लोकसभा के साथ होंगे तो फिर इस बार किसका नफा या नुकसान हो सकता है बीजेपी के बीच में और आम आदमी पार्टी के बीच में। एक ये रिस्की गैम्बल है जिसको लेने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है, और वो इसलिए तैयार है क्योंकि इस पायलट प्रोजेक्ट को चला लेने के बाद अब उसके प्लान और एम्बिशन और स्ट्रेटजीज वो नेशनल लेवल पे जाने वाले हैं और लोकसभा चुनाव में जोरदार तरीके से लड़ें। इसीलिए वो किसी भी प्रकार से कांग्रेस बीजेपी के साथ सरकार बनाने वाले खेल में नहीं पड़ना चाहते। जी संजय, लेकिन मोदी को लेकर बाजार और इंडस्ट्री में जो उत्साह है, क्या केजरीवाल को लेकर भी ये उत्साह दिखेगा? क्या कहते हैं आप? देखिए, बाजार की कोल्ड एनालिसिस अगर आप देखें तो वो ये है कि अब इस चुनाव के नतीजे से एक बात साफ हो गई है कि अगली जो भी सरकार आएगी वो समवट स्टेबल होगी, काफी हद तक वो सरकार स्थिर होगी और शायद फैसले करने की स्थिति में होगी। क्योंकि कांग्रेस की इतनी बुरी पराजय का कंफर्मेशन होने के बाद उनको ये साफ हो गया है कि कांग्रेस एक सरकार लेके आ सकती है, कोई यूपीए 3 हो सकता है, उसकी संभावना रूल्ड आउट हो गई है। दूसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के उभार ने, इस जीत ने जिस चीज को सामने रख दिया है वो है कि दोनों बड़ी पार्टियों को पॉलिटिकल बिहेवियर, अपनी क्लींजिंग, अपनी सफाई करनी पड़ेगी। डबल स्पीक, कथनी करने का जो फर्क है और भ्रष्टाचार चल जाता है, ऐसी चीजों को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए वो दबाव राजनीति के लिए पॉजिटिव होगा, मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये मान रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी की सफलता और मोदी फैक्टर में उनका बढ़ा हुआ भरोसा, इन दोनों में बाजार के एनिमल्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल फैक्टर दरअसल इंडियन पॉलिटिक्स को क्लीन कर रहा है, ये अच्छी बात है। साथ ही साथ उनको ये लगता है कि एक स्थिर सरकार वो देख सकते हैं। जो कंजर्वेटिव टाइप के लोग हैं, आज जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पॉलिटिकल सिचुएशन अभी ऐसी है कि इंडिया में इन्वेस्ट करने को लेकर के थोड़े से रिस्क्स अभी बने हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये वो लोग हैं जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के पर्पज से इस बाजार का इस वक्त आकलन कर रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म नजरिया जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं वो ये ले रही हैं कि ये जो अनसर्टेनिटी के बारे में वो था कि 2014 में क्या होगा, उस अनसर्टेनिटी पे थोड़ी क्लैरिटी मिली है। उनको एक सर्टेन सिग्नल मिल गया है कि ब्रॉड डायरेक्शन अगली लोकसभा का क्या हो सकता है। जी, तो संजय जी, अब वही बात की, अब सबकी नजरें 2014 के आम चुनाव पर चली गई हैं, तो आपके हिसाब से इस चुनाव का क्या गणित बैठेगा? 2014 के लोकसभा चुनाव अब और ज्यादा दिलचस्प हो गए हैं। निश्चित रूप से बीजेपी को अपनी स्ट्रेटजी को रिवर्क करना पड़ेगा और अपनी विश्वसनीयता, प्रामाणिकता को बताने के लिए कुछ नए नैरेटिव को सामने लाना पड़ेगा।
कांग्रेस बिल्कुल बुरे हाल में अपने डैमेज को कम कर सकें, इसके लिए कुछ वो नया काम करेगी, जिसमें कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करना चुनाव के पहले ये अप्रत्याशित कदम है जो कांग्रेस उठाने जा रही है। आम आदमी का फैक्टर ऐसा आ गया है कि इस पूरे चुनाव को बहुत ज्यादा कलरफुल बनाएगा, लेकिन ब्रॉड डायरेक्शन क्लियर है कि जो कुछ होगा वो एनडीए स्कीम ऑफ थिंग्स में एनडीए टेंट की तरफ होता हुआ दिखता है। कांग्रेस के एक्सिस पे कुछ होता हुआ हमको नहीं दिखता। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, इस चुनाव को वो कलरफुल बनाएगी क्योंकि बहुत जगह लड़ेगी, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव के लिए जिस प्रकार की कैपेसिटी की, अनुभव की, गवर्नेंस की और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, इसको वोटर नकार देगा? मुझे नहीं लगता है कि वो नकारेगा। तो 2014 का चुनाव हॉटली डिबेटेड होगा, कलरफुल होगा, लेकिन ब्रॉड डायरेक्शन मेरे हिसाब से क्लियर है कि गाड़ी जो है वो यूपीए टेंट की तरफ से अब एनडीए टेंट की तरफ जा रही है। शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए संजय। उधर दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने राजधानी में हार का ठिकरा अपनी पार्टी कांग्रेस पर फोड़ दिया है। टीवी 18 नेटवर्क से खास बातचीत में शीला दीक्षित ने कहा है कि उन्हें पार्टी से वैसा समर्थन नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था। शीला की माने तो पार्टी और सरकार अलग अलग रास्ते पर चल रही थी और यही सबसे बड़ी मुश्किल थी। Narendra Trivedi talked about a gap between the state and the government, or between the gap between the party and the government. Yes. Do you agree with that? Yes, there I agree with him entirely. That there should be more cohesion, and there should be more support for each other. At some point of time, finally, Mr. Dixit, did you feel that yours was becoming a one-man army? Your party was not backing you entirely? I did forget that. I was doing a lot of work on my own, but it was out of no obligation. Please remember that. It's my party, and I am a member. Maybe your party could have stood behind you? No, I don't think I got the kind of support that we would normally have got. बाजार की नब्ज पहचानने में नंबर 1, सीएनबीसी आवाज राजनीति की नब्ज पकड़ने में भी सबसे आगे है। मुद्दे की बात यह है कि कांग्रेस के लिए बुरी खबर के लिए तैयार रही है 8 तारीख को, बीजेपी के लिए अच्छी खबर के लिए तैयार रही है, लेकिन इस हेडलाइन के बीच में नेशनल लेवल पर फ्रंट पेज पर आम आदमी पार्टी बनी रहेगी, इसका अनुमान कई लोगों को नहीं था, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख रहा है। 3-1 अच्छी संभावना है, 4-0 की संभावना से भी बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के नतीजों का एकदम सटीक एनालिसिस करने में भी सीएनबीसी आवाज रहा एकदम अचूक। दिल्ली में आपका प्रदर्शन सबको चौंकाएगा, आवाज ने ही सबसे पहले आपको बताया। ये चुनाव आगे देश के लिए होंगे सबसे अहम, क्योंकि बाजार ही नहीं, राजनीति के हवा का रुख जानने के लिए लगातार देखिए सीएनबीसी आवाज। और बीजेपी के शानदार परफॉर्मेंस का शेयर बाजार ने मनाया जश्न। कैसा हुआ कारोबार, जानेंगे ब्रेक के बाद। इसके साथ ही बाजार में अब कहां हैं कमाई के मौके, क्या कहते हैं जानकार, सुनाएंगे आपको ब्रेक के उस पार। तो देखा आपने जीत का जश्न। इधर बाजार में भी एक बार फिर मोदी की लहर दिख रही है। विधानसभा चुनाव के नतीजों से गदगद बाजार ने आज एक झटके में ही नई ऊंचाइयों को छू लिया। सेंसेक्स ने 325 पॉइंट और निफ्टी ने 100 पॉइंट से ज्यादा की छलांग लगाई है। दोनों ने कुलाचे भरते हुए अपने ऑल टाइम हाई को हिट कर दिया है। बाजार को उम्मीद है कि बीजेपी केंद्र में सरकार बनाएगी और इकोनॉमी और अब अच्छे दिन आने वाले हैं। बाजार में आज के कारोबार को समझा रहे हैं हमारे सहयोगी हेमंत खई। देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर तो दरअसल मोदी फैक्टर ही था और आप देखिए शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्स ने एक अच्छी गैप अप ओपनिंग दी और निफ्टी ने देखिए 6415 का एक नया लाइफ हाई भी बनाया और ये काफी
उत्साहजनक बात है। जाहिर सी बात है मोदी फैक्टर ही काम करता हुआ नजर आया, क्योंकि रविवार को यानी कल के दिन साफ तौर पर साबित हो गया था कि बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। और आप देखिए सबसे अच्छा प्रदर्शन बैंकिंग स्टॉक्स ने आज फिर से दिखाया है, और बनस्पत इसके जब पिछले हफ्ते एक अच्छी रैली देखी जा चुकी थी। अगर आप ये देखना चाहें कि आज कंट्रीब्यूटर्स कौन से रहे निफ्टी में, तो आप पाएंगे कि आईसीआईसीआई बैंक ने करीब 20 अंक कंट्रीब्यूट किया है निफ्टी में, और एचडीएफसी बैंक ने 8 अंक। अगर इन तीनों को जोड़ें तो करीब 40 अंक यहां से ही निकल कर आए हैं। और आईसीआईसीआई बैंक पिछले हफ्ते 7% दौड़ लगा चुका था, उसके बावजूद देखिए आज अच्छी खासी रैली दिखाई है। एलएनटी ने आज फिर 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर छुआ है, और ऑयल एंड गैस दिग्गज ओएनजीसी और रिलायंस ने भी आज बाजार को काफी सहारा दिया है। तो आज जो करीब 52 अंक की जो तेजी देखने को मिली निफ्टी में, वो इन 5 दिग्गजों की वजह से आज देखने को मिली है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो बाजार में अब ज्यादातर जानकार यही बता रहे हैं कि पैसा जो है वो सिक्लिकल्स में लगता हुआ नजर आएगा, और एफआईआईज अब भारतीय बाजारों में और पैसा डालेंगे। और इसका साफ तौर पर उदाहरण दिखा एसीसी अंबुजा जैसे सीमेंट काउंटर्स में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। देखिए 4.5% की बढ़त यहाँ देखने को मिली। इवन छोटे मझौले सीमेंट कंपनियों की बात करें तो इंडिया सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, प्रिज्म सीमेंट, यहाँ पर एक दमदार रैली देखने को मिली। इसके अलावा मेटल्स, एक और सिक्लिकल सेक्टर, यहाँ पर भी आज जमकर खरीदारी होती हुई नजर आई। ऑटो कंपनियां भी पीछे नहीं थी, एमएनएम जैसी कंपनियां, मारुति में एक अच्छी खासी रैली आज के सत्र में देखने को मिली। और काफी सारे कैपिटल गुड्स स्टॉक्स ने फिर से आज 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर को छुआ। एलएनटी की बात तो हमने करी, लेकिन ये देखिए क्रॉम्पटन ग्रीव्स आज फिर 52 वीक हाई 4% मजबूती के साथ बंद हुआ। वोल्टास में एक अच्छी रैली देखने को मिली है। स्कॉर्च जो लगातार रनअवे रैली दिखा रहा है, वहां पर एक बढ़त देखने को मिली। बायोकॉन जरूर 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर छूकर लाल निशान में बंद हुआ है, लेकिन दरअसल ये जो गिरावट देखने को मिल रही थी वो आज सारे के सारे फार्मा काउंटर्स में भी देखने को मिल रही थी। सिप्ला, ल्यूपिन जैसे डिफेंसेस आज बाजार में काम कर नहीं रहे थे। इसके अलावा जेएसपीएल में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। आपको याद होगा पिछले हफ्ते करीब 10% तक की रैली इसी स्टॉक में देखने को मिली थी। जिंदल, नवीन जिंदल ग्रुप के साथ जुड़ी हुई ये कंपनी है, वो प्रमोटर्स हैं, उनको लेकर कुछ अफवाहें बाजार में चल रही थी, ये तो एक वजह थी। लेकिन एक्सिस बैंक रिप्लेस करेगा इस कंपनी को सेंसेक्स में 23 दिसंबर से, ये एक और बड़ी वजह थी जिसकी वजह से यहाँ पर लोग बेचकर चल रहे थे। इसीलिए आज हमने देखा जेएसपीएल जैसे स्टॉक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन आप नेट देखिए, हिस्टोरिक डे था आज, और निफ्टी ने एक नया लाइफ हाई जोड़ा है। तो ये हुआ आज के बाजार का हाल। इधर तीनों राज्यों में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद मोदी पर ब्रोकरेज हाउसेस का भरोसा और पक्का हो गया है। क्या कह रहे हैं ब्रोकरेज हाउस, आइए जानते हैं अपनी सहयोगी नियति से। नियति बताइए, क्या कहना ब्रोकरेज हाउसेस का? क्या अब बीजेपी की 3 राज्यों में जीत के बाद उनका भरोसा इकोनॉमी पर कुछ और मजबूत होता हुआ दिख रहा है? बेहद खुशनुमा माहौल है, और बीजेपी के कल के 4 राज्यों में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद ब्रोकरेजेस जो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा बुलिश थे, अब 2014 के लोकसभा के इलेक्शंस के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी की थम्पिंग विक्ट्री के साथ एक स्टेबल गवर्नमेंट की उम्मीद लगा रहे हैं, एक प्रेडिक्शन लगा रहे हैं। और ज़्यादातर ब्रोकरेजेस इसके बाद बाजार में एक तेज़ी का अनुमान लगा रहे हैं। बड़े ब्रोकरेज हाउस फर्म CLSA का मानना है कि बीजेपी की सरकार आई तो बाजार में आगे बहुत तेज़ी की उम्मीद है। मगर इनके लिए की होगा कि यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में भी इसी तरह का प्रदर्शन करे जिस तरह से अब इन्होंने एक बहुमत हासिल की है। इतने राज्यों में इन सारे ही उसमें सिक्लिकल सेक्टर्स हैं वो आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। इनके फेवरेट टॉप पिक्स हैं आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, मारुति, एलएनटी, एमएनएम और सेलेक्ट पावर यूटिलिटीज के शेयरों में आपको दाव लगाने की सलाह दे रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच, एक और दिग्गज ब्रोकरेज हाउस फर्म का मानना है कि इलेक्शन से पहले काफी तेजी का इनको अनुमान है। चुनाव से पहले आप लगभग 6 महीने जो बचे हैं उसमें आप निवेश करने की आपको सलाह दे रहे हैं, और ठीक रिजल्ट से पहले आप बेच के निकल जाइए। कम से कम 15 से 20% तक के रिटर्न्स आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह से नोमुरा का मानना है कि बाजार में तेजी आएगी और बीजेपी की जो स्थिर गवर्नमेंट आएगी उससे काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स और ग्रोथ में आपको एक अपटेक देखने को मिल सकता है। मार्च अंत तक 22,000 तक के सेंसेक्स के लक्ष्य को ये अभी भी मेंटेन कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल्स और ऑयल एंड गैस स्पेस में भी आपको एक दाव लगा के चलना चाहिए। मैक्वारी सबसे ज़्यादा बुलिश है और 7200
तक के लक्ष्य आपको यहाँ पे निफ्टी में सुझा रहे हैं। अपना एक्सपोजर, बीटा एक्सपोजर बैंक्स में, मेटल्स में और इंडस्ट्रियल में ऐड कर रहे हैं और एक्सपेंसिव कंज्यूमर स्टेपल्स में अपना हालांकि अपना जो एक्सपोजर है वो घटा रहे हैं। आईटी और फार्मा में आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं और टॉप 10 आइडियाज़ में इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं, जिसमें ये रिप्लेस कर रहे हैं एम&एम, इन्फोसिस और रैनबैक्सी को एक्सिस बैंक, टीसीएस और सन फार्मा के साथ। तो ज़्यादातर ब्रोकरेजेस नमो करते हुए अब नजर आ रहे हैं और बीजेपी की सरकार आगे बाजार को और तेजी दे सकती है। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए नियति। तो मोदी फैक्टर आज बाजार में काम कर रहा है। जानकारों को लगता है कि आगे भी ये तेजी जारी रहेगी, लेकिन इस मौके पर वो कौन से शेयर और सेक्टर्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए, जानकारों की क्या पिक्स है, आइए देखते हैं। I think quite largely most of the FII portfolios are concentrated on on IT, on pharma, on FMCG, on private sector banks, and that is how I think it would continue. But these are exactly the stocks that are most vulnerable if there is an FII pullout in a big way post taper. So therefore one needs to continue to be invested in this, but one needs to be very quick for potential action there. So one needs to sort of take corrective action pretty soon. जो हमारी रिसर्च ने जो स्टॉक्स रेकमेंड किए हैं, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो पिटा हुआ सेक्टर है पर उसके भी स्टॉक्स अभी कुछ दिनों में चल चुके हैं, जैसे क्रॉम्पटन है, वोल्टास है, हेवल्स इंडिया, पिडिलाइट, टोरेंट फार्मा और सब इस तरह का मिक्स पैक अगर आप बनाएं, जैसे आईटी में अगर आप माइंट्री या इस तरह के मिड कैप स्टॉक देखें तो मैं समझता हूँ कि पोर्टफोलियो काफी अच्छा होगा। लेकिन निर्मल जी, क्या या इंडसइंड बैंक है बैंकिंग सेक्टर में, जो कैपिटल इंटेंसिव कंपनी जो कभी डेट नहीं लेती थी, अब उनकी सिचुएशन काफी बदल चुकी है और उनको वापस रिकवर होने में हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम हो, पर अगर उसमें लेना भी है तो जैसे पावर ग्रिड एक अच्छा स्टॉक था, उसका आईपीओ भी आया अभी, उसमें बहुत ही सिलेक्टिव होना चाहिए। बीजेपी की शानदार परफॉर्मेंस के बाद आज रुपए का हौसला भी बढ़ गया। आज दिन में एक वक्त तो ये 4 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया था, लेकिन आखिर में 2 महीने की ऊंचाई पर बंद हुआ। आज रुपया आज 28 पैसे मजबूत होकर बंद हुआ है। इसके बाद अब $1 की कीमत 61 रुपये 13 पैसे हो गई है। रुपए की इस मजबूती में शेयर बाजार की तेजी का भी बड़ा हाथ रहा। इसके अलावा विदेशी संस्थागत निवेशकों की अच्छी खरीदारी ने भी रुपए की साख बढ़ाई है। इंडस्ट्री बीजेपी की जीत को कैसे देखती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है सीआईआई के भावी प्रेसिडेंट अजय श्रीराम। आपका स्वागत है श्रीराम जी सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहला सवाल, विधानसभा चुनाव के नतीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से ये जो नतीजे आए हैं काफ़ी क्लियर का डायरेक्शन देते हैं कि भारत की जो पॉपुलेशन है, जहां लगभग 50% लोग 25 साल से कम की उम्र के हैं, उनकी थिंकिंग अब आगे आ रही है। उनकी जो डिज़ायर्स हैं, उनकी जो एम्बिशंस हैं, उनकी जो फ्यूचर थिंकिंग है, मेरे ख्याल से इसको ये काफ़ी क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि आजकल भारत की पॉपुलेशन डेवलपमेंट पे फोकस देना चाहती है, क्लियर गवर्नेंस पे फोकस देना चाहती है और अपने लॉन्ग टर्म उनको क्या फ़ायदा होगा, उनको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे अच्छी गवर्नेंस से, मेरे ख्याल से इसकी तरफ ये डायरेक्शन देता है। और इस नतीजे से इंडस्ट्री को कितना फर्क पड़ने वाला है सर? क्या बदलाव कुछ आता हुआ आप देख रहे हैं यहाँ पर? मेरे ख्याल से बदलाव तो देखिए थोड़ा बहुत तो होता ही है। अगर कोई पार्टी को मेजॉरिटी अच्छी मिले, ऑटोमेटिकली उस स्टेट में डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। तो कुछ स्टेट्स में जैसे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी मेरे ख्याल से इस तरह की मेजॉरिटी से ज़्यादा क्विक होगा, ज़्यादा फॉरवर्ड लुकिंग होगा और मेरे ख्याल से फ़ायदा तो होगा ही। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज अगर देखें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, कांग्रेस देखिए, बीजेपी देखिए, अलग अलग स्टेट्स में AIDMK देखिए, JDU देखिए, सब लोग अल्टीमेटली डेवलपमेंट को ही देखते हैं। वो चाहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो ताकि लोगों का फ़ायदा हो। तो मेरे ख्याल से ये डायरेक्शन अब ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। लेकिन ऐसे में आप जैसी नई पार्टी के उदय को इंडस्ट्री किस तरह से देखती है? देखिए, आम आदमी पार्टी जो उन्होंने फिगर्स और जो उन्होंने जीत हासिल करी है बहुत क्रेडिटेबल है। मतलब 1 साल 1.5 साल पुरानी पार्टी इस तरह की मोमेंटम लाकर इतने सीट्स ले ले, इट्स रिमार्केबल, इट्स वेरी गुड। अब वो क्या एक्चुअली करेंगे, किस तरीके से ऑपोजिशन में बिहेव करेंगे, या अगर पता नहीं अब दिल्ली में क्या होगा, आज बहुत जल्दी है कि अब कौन गवर्नमेंट फॉर्म करेगा नहीं करेगा। उनकी पॉलिसीज़, उनकी इन डेप्थ गवर्नेंस का तरीका भी किसी को नहीं मालूम। लेकिन ये ज़रूर है कि उन्होंने एक डायरेक्शन दिया है कि वो क्लीन गवर्नमेंट चाहते हैं, वो पीपल्स पार्टिसिपेशन चाहते हैं
और मेरे ख्याल से यहीं पे जो यंगर जनरेशन है उनको उन्होंने ज़रूर अवेकन करा है, उनको ज़रूर उन्होंने कोई दिशा दिखाई है जिसकी वजह से उनको ये सपोर्ट मिला है। लेकिन क्या पॉलिसीज़ होंगी, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, वो मेरे ख्याल से समय ही बताएगा। बिल्कुल ज़रूर नज़र आएगी। हमारी भी बहुत शुक्रिया फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए। और टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक बुरी खबर, उन्हें अब महंगा मिलेगा स्पेक्ट्रम। और 2G घोटाले में भी अब सहारा प्रमुख का नाम आगे आया। दोनों खबरें देखेंगे ब्रेक के बाद। नौ सौ और 1800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम नीलामी का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। CCNN 900 मेगाहर्ट्ज और 1800 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम प्राइस को मंजूरी दे दी है। इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारी संवाददाता अंजुल तोमर से। अंजुल, स्पेक्ट्रम नीलामी की आखिरी अड़चन भी अब दूर होती हुई यहाँ दिख रही है। क्या फैसले हुए हैं, क्या कीमत तय की गई है? जी हाँ, जनवरी में होने वाली थर्ड राउंड ऑफ ऑक्शन के लिए कैबिनेट ने आज स्पेक्ट्रम का बेस प्राइस फाइनल कर दिया है। ये जो बेस प्राइस है वो ईगॉम रेकमेंडेड प्राइस ही है, जो 1800 मेगाहर्ट्ज के केस में 1765 करोड़ रुपीस पर मेगाहर्ट्ज पैन इंडिया के लिए, और 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में ये जो प्राइस है ये वो 800 करोड़ रुपीस पर मेगाहर्ट्ज दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के लिए डिसाइड किया गया है। ये जो प्राइस है ये लास्ट राउंड ऑफ ऑक्शन से जो नवंबर में हुई थी उससे काफ़ी कम है। 26% कटौती की गई है 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में, और 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में 53% तक की कटौती की गई है। क्योंकि हमने देखा लास्ट 2 राउंड ऑफ ऑक्शन में कॉर्पोरेट्स यानी टेलीकॉम कंपनीज की तरफ से बहुत लूक वार्म रिस्पॉन्स रहा था। सरकार अपना टारगेट भी पूरा नहीं कर पाई थी पैसा जुटाने का स्पेक्ट्रम ऑक्शन से। अब सरकार को उम्मीद है कि अब प्राइस घटाने के बाद जो है सरकार 48,000 करोड़ रुपीस जो है जुटा पाएगी। हालांकि जो प्राइस है ये TRAI रेकमेंडेड प्राइस से बढ़ा दिया गया है। TRAI ने भारी कटौती रेकमेंड की थी स्पेक्ट्रम प्राइस में लास्ट राउंड ऑफ ऑक्शन के लूक वार्म रिस्पॉन्स को देखते हुए, लेकिन उसके बाद DOT ने और ईगॉम ने ये प्राइस जो है पहले के बजाय 15% 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में और 25% 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में बढ़ा दिया था। लेकिन अब जो है जो प्राइस है वो सिर्फ 1765 जो है 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में और 800 करोड़ रुपीस 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में फाइनल कर दिया गया है। हम देखेंगे जनवरी में जो ऑक्शन है उसमें 403 मेगाहर्ट्ज जो है टोटल स्पेक्ट्रम रखा जाएगा ऑक्शन के लिए 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में, और 46 मेगाहर्ट्ज जो है वो स्पेक्ट्रम रखा जाएगा ऑक्शन के लिए 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में। शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए अंजुल। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम घोटाले की जांच में दखल देने के आरोप में सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय को कोर्ट की अवमानना के लिए नोटिस जारी किया है। सुब्रत रॉय के अलावा दूसरे 2 लोगों को ये नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि क्यों ना उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस चलाया जाए। जज GS सिंघवी की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अधिकारी राजेश्वर सिंह की अवमानना याचिका की सुनवाई में ये नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उनको जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। राजेश्वर सिंह ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि आरोपियों ने पत्रकारिता पेशे के आड़ में उनके सामने सवालों को पेश करके जांच में हस्तक्षेप किया। NSCL विवाद आज एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंचा। NSCL के प्रमोटर जिग्नेश शाह ने मुंबई पुलिस से निवेशकों के पैसे चुकाने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी है। इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए चलते हैं अपनी संवाददाता श्रीमी चौधरी के पास। श्रीमी, जिग्नेश शाह ने मुंबई पुलिस से क्या कहा है और कितने पैसे वो लौटाएंगे, कितनी मोहलत मांगी है उन्होंने? मुंबई पुलिस के सूत्रों से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि जिग्नेश शाह जो हैं वो एग्रेसिवली प्लान पर, अपने रिकवरी प्लान पर काम कर रहे हैं और इसी को लेकर वो मुंबई पुलिस के दफ्तर में हर 2 से 3 दिन के भीतर विजिट करते हैं ताकि अपना प्लान डिस्कस कर सके। और उन्होंने अपने तरफ से 2000 करोड़ रुपए अपनी कंपनी से जुटाने की बात कही है और कहा है कि उनको थोड़ी सी मोहलत यहाँ पर दी जाए। करीब 7 से 15 दिन की मोहलत की मांग की है। इस पर मुंबई पुलिस का साफ कहना है कि वो अपनी स्ट्रैटेजी से काम करेंगे और कितनी मोहलत देनी है या फिर नहीं देनी है, या उनको गिरफ्तार करना है या दूसरे डायरेक्टर्स को गिरफ्तार नहीं करना है, वो उनके पूरे प्लान पे ये डिपेंड करता है। हालांकि जो चार्जशीट उनको फाइल करनी है, जो सूत्र हमें बता रहे हैं, वो 26 दिसंबर तक फाइल करेंगे और उसी को देखते हुए उनकी गिरफ्तारी यहाँ पर तय होगी। हालांकि मुंबई पुलिस का ये भी कहना है कि उनका जो एकमात्र एजेंडा है वो इन्वेस्टर्स के पैसे को रिकवर करने का है, तो ऐसे में वो ज्यादा फोकस करेंगे कि किस तरह से उनके पास जो है वो पैसे वापस आए। अगर हम अटैचमेंट की बात करें तो अब तक 4000 करोड़ का अटैचमेंट
पेमेंट मुंबई के ईओडब्ल्यू विंग ने कर दिया है और ये जो 2000 की रकम की बात है जो जिग्नेश शाह कह रहे हैं, प्रपोजल रख रहे हैं, वो उस अमाउंट से अलग है। जी शुक्रिया श्रमी। और 21 दिसंबर को CNBC आवाज देने जा रहा रियल एस्टेट अवार्ड 2013। यहां पर हम सम्मानित करने जा रहे हैं उन बिल्डर्स और डेवलपर्स को जिन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर में किया है यादगार काम। इस साल भी अवार्ड के हकदारों के बीच कड़ा मुकाबला है, जहां विजेताओं का चुनाव कर रही है एक ग्रैंड जूरी, जिसमें शामिल है इंडस्ट्री के दिग्गज अरुण नंदा, किशोर बियानी और केकी मिस्त्री, रियल एस्टेट मार्केट पर पैनी नजर रखने वाले एक्सपर्ट अनुज पुरी, संजय दत्त और खुशरू जिजीना। इसके अलावा डेवलपर्स के दावों का कानूनी पहलू पर रख रहे हैं अनिल हरीश और हर इमारत को बारीकी से देख रहे हैं आर्किटेक्ट अल्फाज मिलर और अख्तर चौहान। तो 21 दिसंबर को हम बताएंगे कौन है देश के सबसे बेहतरीन बिल्डर। CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स 2013। और वाइब्रेंट गुजरात के तर्ज पर आज पंजाब में लगा इन्वेस्टर्स का मेला 53,000 करोड़ रुपए के हुए करार। और 4G के लिए मुकेश अंबानी और सुनील भारती मित्तल मिला सकते हैं हाथ। दोनों खबरें देखेंगे इस ब्रेक के बाद। These are the same set of parties who are thoroughly, deeply interested in corruption. इनके साथ कैसे हाथ मिला सकते हैं? दिल्ली में राष्ट्रपति शासन के आसार, आम आदमी पार्टी और बीजेपी का सरकार बनाने से इनकार। So there should be more cohesion and there should be more support for each other. दिल्ली में हार का ठीकरा शीला दीक्षित ने पार्टी पर फोड़ा, कहा जैसा समर्थन मिलना चाहिए था वैसा नहीं मिला। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शानदार परफॉर्मेंस का शेयर बाजार ने मनाया जश्न, निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर। स्पेक्ट्रम नीलामी का रास्ता पूरी तरह से साफ हुआ, कैबिनेट ने स्पेक्ट्रम प्राइस को दी मंजूरी। और NACL विवाद में आया फिर एक नया मोड़, जिग्नेश शाह ने मुंबई पुलिस से लगाई गिरफ्तार नहीं करने की गुहार, निवेशकों को 2000 करोड़ रुपए लौटाने का वादा। वाइब्रेंट गुजरात की तर्ज पर पंजाब में भी आज से 2 दिन का इन्वेस्टमेंट मेला शुरू हो गया है। प्रोग्रेसिव पंजाब नाम के इस इन्वेस्टमेंट समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, आर्सेलर मित्तल के चेयरमैन लक्ष्मी निवास मित्तल, L&T के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन AM नायक, ITC के चेयरमैन YC देवेश्वर जैसे दिग्गज शामिल हुए। इस समिट में इंडस्ट्री ने पंजाब में 53,000 करोड़ रुपए निवेश करने के एग्रीमेंट साइन किए हैं। इस निवेश से राज्य में 1 लाख नई नौकरियों के मौके पैदा होंगे। राज्य में सबसे बड़ा निवेश भारतीय एयरटेल करेगी। कंपनी अगले 5 साल में पंजाब में 4000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ये पैसा 4G नेटवर्क और ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क के विस्तार पर खर्च होगा। आर्सेलर मित्तल भी अपनी भटिंडा रिफाइनरी की क्षमता 25% बढ़ाएगी। हिंदुजा ग्रुप ने भी 2000 करोड़ रुपए के निवेश का एग्रीमेंट पंजाब सरकार के साथ साइन किया है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भी कहा है कि कंपनी राज्य में 2500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। We are investing in less than the next 1 year over 2,500 crores in Punjab alone. We will connect all the 147 cities and towns that you mentioned. Our intention is to connect schools, colleges and hospitals in Punjab and initially start with free connectivity to schools, colleges and hospitals. प्रोग्रेसिव पंजाब सम्मेलन के दौरान देश के 2 बड़े कॉर्पोरेट हाउस के बीच नए बिजनेस करार के संकेत भी मिले। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने आज कहा कि उनकी कंपनी पंजाब में भारतीय एयरटेल के साथ हाथ मिलाने को तैयार है। अंबानी ने कहा कि डिजिटल एक्सपीरियंस को और बेहतर करने के लिए वो अपने दोस्त मित्तल के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। हालांकि दोनों कंपनियों ने आज अलग अलग 4G के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में कुल 6500 करोड़ रुपए निवेश का भी ऐलान किया है और एयरटेल पहले से ही पंजाब के कुछ शहरों में 4G सर्विस शुरू कर चुकी है। और भारत में मिलेंगे अमेरिकी ब्रांड सनक्रिस्ट के प्रोडक्ट। पूरी खबर आपको देंगे इस ब्रेक के बाद।
अगर आप छोटी अवधि के लिए इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस का नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर एक अच्छा विकल्प हो सकता है। IIFL की सब्सिडियरी कंपनी IIHFL का नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर का इशू 12 दिसंबर को खुल रहा है। इस इशू में कम से कम 5 साल के लिए निवेश करना होगा और इस पर 11.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें 12.15% यील्ड है। एक ही ऑप्शन है मंथली इनकम का, 5 साल का उसमें इसका टेनर है और ये 250 करोड़ का बीस साइज है, जिसमें ग्रीन इशू के साथ 500 करोड़ रुपये हम लोग रिटेन कर सकते हैं। और इस बॉन्ड का जो सिक्योरिटी है वो होम लोन और मॉर्गेज एसेट्स होगी, तो कस्टमर्स के लिए सिक्योर्ड ऑप्शन होगा। और यील्ड जो है वो 12.15% है, कूपन 11.52% का है। किशोर बियानी की कंपनी फ्यूचर कंज्यूमर ने अमेरिकी कंपनी सनकिस्ट के साथ ब्रांड लाइसेंस का करार किया है। इस करार के तहत फ्यूचर ग्रुप सनकिस्ट के प्रोडक्ट भारत में मैन्युफैक्चर और मार्केट करेगा। शुरुआत में फ्यूचर कंज्यूमर सॉफ्ट ड्रिंक और जूस लॉन्च करेगी। अगले 6 महीने में भारत में ये प्रोडक्ट मिलने लगेंगे। किशोर बियानी के मुताबिक सनकिस्ट के प्रोडक्ट को प्रीमियम सेगमेंट में उतारा जाएगा, इस कारण इनकी कीमत थोड़ी ज्यादा होगी। दूसरी ओर फ्यूचर ग्रुप ने कैपिटल फूड में अपनी पूरी हिस्सेदारी फ्रेंच PE फंड को 180 करोड़ रुपए में बेच दी है। जूसेस में और जो ऑरेंज ड्रिंक्स हैं उसके और बाकी जो फ्रूट्स के ड्रिंक्स हैं जो हम लोग इसमें लॉन्च करेंगे अगले अगस्त के पहले वी वुड बी इन द मार्केट। कोशिश ये रहेगी कि समर में लावें, तो प्राइजेज प्रीमियम साइड में रहेंगे। टाटा ग्रुप एयरपोर्ट के लिए बोली नहीं लगाएगा। बैंकिंग लाइसेंस से पीछे हटने के बाद अब ग्रुप ने एयरपोर्ट से भी हाथ खींच लिया है। टाटा ग्रुप 6 सरकारी एयरपोर्ट्स को खरीदना चाहता था, मगर इसमें कुछ शर्तें रोड़ा बन रही थी। शर्तों के मुताबिक अगर किसी ग्रुप की किसी एयरलाइन में 10% या इससे ज्यादा हिस्सेदारी है तो वो एयरपोर्ट के लिए बोली नहीं लगा सकता। टाटा ने सरकार से इस नियम में छूट की मांग की थी, मगर सरकार ने इससे इनकार कर दिया। टाटा ग्रुप के पास 2 एयरलाइन में 10% की हिस्सेदारी है। जाने माने डेवलपर निरंजन हीरानंदानी पर 2200 करोड़ की भरपाई का केस किया गया है और ये केस उस हिरको PLC ने किया है जिससे खुद निरंजन हीरानंदानी ही नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे। हिरको PLC का कहना है कि चेन्नई और पनवेल प्रोजेक्ट में उसने पैसा लगाया था, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट को पंजाब नेशनल बैंक और टाटा कैपिटल जब्त कर रहे हैं। ऐसे में हिरको PLC का निवेश फंस गया है। हिरको PLC ने ये पैसा लंदन के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट से उठाया था। हिरको PLC के मौजूदा डायरेक्टर इस वक्त भारत आए हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि निरंजन हीरानंदानी ही पनवेल और चेन्नई प्रोजेक्ट से जुड़े हैं और अब वो हिरको PLC के इन्वेस्टमेंट का हिसाब नहीं दे रहे हैं। उधर हीरानंदानी ग्रुप ने कहा है कि उसका चेन्नई और पनवेल प्रोजेक्ट से कोई वास्ता नहीं है। और 11 दिसंबर से लगेगा गूगल का ग्रेट ऑनलाइन शॉपिंग फेस्टिवल। क्या होगा खास इसमें, क्या कर पाएंगे आप शॉपिंग, देखिए इस ब्रेक के बाद। स्टार इंडिया और भारतीय क्रिकेट का रिश्ता और मजबूत हो गया है। ब्रॉडकास्ट पार्टनरशिप के बाद इसने भारतीय टीम की टाइटल स्पॉन्सरशिप भी जीत ली है। 1 जनवरी 2014 से 2017 तक भारतीय टीम की जर्सी पर सहारा के बजाय अब स्टार इंडिया का लोगो होगा। इस स्पॉन्सरशिप के लिए सहारा इंडिया ने भी बोली लगाई थी, लेकिन उसे अयोग्य करार दिया गया है। कुल 7 कंपनियों ने बोली लगाई थी। दिसंबर तक टीम इंडिया के स्पॉन्सर सहारा ही है। माना जा रहा है कि स्टार इंडिया इस स्पॉन्सरशिप के लिए BCCI को हर मैच का 1 करोड़ 92 लाख रुपया देगी। हालांकि अभी तक सहारा हर मैच के लिए 3 करोड़ 34 लाख रुपए दे रही थी। स्टार इंडिया मार्च 2014 तक के सभी घरेलू मैच की सीरीज स्पॉन्सर भी है। गूगल इंडिया के दूसरे ग्रेट ऑनलाइन शॉपिंग फेस्टिवल की शुरुआत 11 दिसंबर से होने जा रही है। पिछली बार गूगल का ये ऑनलाइन फेस्टिवल सिर्फ 1 दिन के लिए था, लेकिन इस बार लोग 3 दिन तक इस फेस्टिवल का फायदा ले पाएंगे। पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा बड़े पैमाने पर डिस्काउंट्स और ऑफर्स दिए जा रहे हैं, जैसे कि टीवी और LED स्क्रीन पर 50% तक की छूट, घरेलू मार्गों पर एयर टिकट पर 20% की छूट, कंप्यूटर्स और टैबलेट्स पर 45% तक की छूट दी जा रही है। साथ ही लग्जरी घड़ियों और होम डेकोर पर खरीदारी पर 40 से 80% तक की छूट आपको मिल सकती है। इन ऑफर्स का फायदा उठाने के लिए आपको www.gosf.in पर जाना होगा। गूगल के मुताबिक पिछले साल 1 दिन के लिए आयोजित किए गए इस फेस्टिवल में 5 करोड़ नए खरीदारों ने ई शॉपिंग की थी। इस बार इसमें 3 गुना इजाफा देखने को मिलेगा।
कैटेगरी से। इस बार प्रोडक्ट्स तो सब खरीद सकते हैं, कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फ़ोन बोलो, कैमराज बोलो, ये सब तो है ही है। हेल्थ प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो, बेबी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो। फिर हमने दूसरा एक कैटेगरी रखा है सर्विसेज का, जॉब्स। तो आपको मॉन्स्टर पे जॉब चाहिए, मॉन्स्टर पे आपको सर्विसेज में डिस्काउंट मिलेगा, या नौकरी में मिलेगा, या शादी.com या भारतमैट्रिमोनी.com, ठीक है। तीसरा कैटेगरी हमने रखा है हाई वैल्यू आइटम्स। तो इस बार आप ज्वेलरी, डायमंड्स भी खरीद सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स है जो डायमंड्स बेचते हैं, गोल्ड ज्वेलरी बेचते हैं। रियल इस्टेट खरीद सकते हो आप, अपार्टमेंट्स खरीद सकते हो। और आवाज़ एट 9 में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।